जिस कंपनी के पास एक धेला नहीं था उनके खजाने में, वो जब भारत आ गए और 10-15 साल उनका ये धंधा चल पड़ा लूट मार का, करोड़ों स्टर्लिंग पाउंड उनके खजाने में जमा हो गए। फिर जब बहुत पैसा उनको मिल गया तो खून लग गया मुंह में। वो कहते हैं ना, शेर के मुंह खून लग गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खून लग गया और उनको लगा कि भारत में तो बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लूट मार तो करनी ही पड़ेगी और पैसा यहां से लेके लंदन जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक फैसला किया। फैसला क्या किया कि इस देश में अब खाली लूटमार नहीं करेंगे, इस देश में हम अपनी सरकार भी चलाएंगे। एक तो है व्यापारी आया, एक तो डकैत आया लूटमार करके ले गया, लेकिन एक डकैत आया जिसने आपके घर पे ही कब्जा कर लिया। सोचो आप, कोई डकैत आपके घर में घुस गया, जो भी था थोड़ा बहुत संपत्ति है लूट के ले गया, ये एक घटना है। लेकिन कोई डकैत आपके घर में घुस गया और आपको मार के घर के बाहर निकाल दिया और घर पे कब्जा करके वो मालिक बन के बैठ गया। ऐसा ही हमारे देश में हुआ। हमारे देश में पता है क्या हुआ? जिस जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था लूट मार करने का, उसी जहांगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुर्सी से उतरवा दिया। उसी जहांगीर। ऐसा हुआ। जो जो राजा के यहां ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहुंचे लूटमार करने, हर राजा को उन्होंने कोई ना कोई षड्यंत्र करके कुर्सी से उतरवा दिया और वहां अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती चली गई। ऐसे करके धीरे धीरे भारत का आधे से ज्यादा राज्य उन्होंने कब्जे में ले लिया। 1618 में वो एक शहर में आए थे सूरत में, और 1718 तक आते आते 100 साल में हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा राज्य पर उनका कब्जा हो गया। और पहले कब्जा हुआ कमजोर राज्यों पर। मैंने आपको बताया ना, जयपुर का ऐसे राजा, ऐसे भारत में 200 से ज्यादा कमजोर राजा थे। और उनकी कमजोरियां क्या थी? सब शराब में डूबे हुए, नशों में डूबे हुए, गंदे गंदे काम करने में डूबे हुए, वेश्यावृत्ति में डूबे हुए, रखेलों में डूबे हुए, हरम में डूबे हुए। एक शब्द होता है ना हरामी, ये कहां से आया? उर्दू का शब्द है, फारसी से आया हरम। हरम का मतलब होता है एक ऐसा महल जहां बहुत सारी स्त्रियां रहती हों और राजा उन स्त्रियों के साथ विलास करता हो, उसको हरम कहते हैं। अब उस हरम में से जहां बहुत सारी स्त्रियां राजाओं के साथ रहती थी, तो उनमें कुछ बच्चे पैदा हो जाते थे, उनको हरामी कहा जाता था। ये हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा। हरामी शब्द है ना, वो हरम में से आया। तो ऐसे बहुत राजा थे जिन्होंने हरम रखे हुए थे। 50-50 महिलाएं, 100-100 महिलाएं, 150-150 महिलाएं, चरित्रहीन राजा एकदम से, निकृष्ट किस्म के राजा एकदम से, जिनको अपने शरीर सुख के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। ऐसे राजा बहुत कमजोर होते थे। आप जानते हैं, जो विलासी होता है और वासना में डूबा हुआ होता है, वो सब चीजों में डूबा हुआ होता है। तो ऐसे राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लड़ाई करती थी, और उस लड़ाई में एक बार में ही राजा हार जाते थे और राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। ऐसे करके पूरे भारत में उन्होंने कब्जा जमाया और धीरे धीरे वो कब्जा 150 साल में सारे भारत पे हो गया। 1618 से 1750 तक आते आते जगह जगह लूटमार करते करते पूरे भारत में कब्जा हो गया। भारत का एक बड़ा राज्य था उस जमाने में, बंगाल। बंगाल जो राज्य था ना, वो कितना बड़ा था आपको बताता हूं। आज का पूरा बिहार, आज का पूरा झारखंड, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा आसाम और आसाम के ऊपर के सारे प्रदेश, ये मिला के था पूरा बंगाल। इतना बड़ा राज्य था। वहां का राजा था सिराजुद्दौला। बड़ा प्रतापी था, बहुत शूरवीर था, चरित्रवान था, चरित्र का बहुत ऊंचा था, मेहनत करने में बहुत परिपक्व था, शूरवीरता में बहुत ऊंचा था, न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था, सारे सद्गुण उसमें थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी घुस नहीं पाई बंगाल में, क्योंकि राजा मजबूत था। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी बंगाल में, मार के भगा दिया उसने सिराजुद्दौला ने। फिर क्या हुआ? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो गद्दार निकल गया। सिराजुद्दौला तो देशभक्त था, प्रतापी था, शूरवीर था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसने नहीं देता था। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दार निकल गया। आपने कहानी पढ़ी होगी, मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके अंदर की सब बातें बता दी, और उन अंदर की बातों की जानकारी लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया सिराजुद्दौला के राज्य पर। अब हमला हुआ तो सिराजुद्दौला की फौज युद्ध के लिए तैयार हुई। सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 350 सैनिक थे। अब आपसे कोई ये पूछे कि 18,000 सैनिक एक तरफ,
350 सैनिक एक तरफ, कौन जीतेगा? 18,000 सैनिक जीतेंगे। लेकिन युद्ध जीता 350 सैनिक वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कैसे जीता? ये 350 सैनिकों को लेके अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए प्लासी के मैदान में पहुंचा। प्लासी एक छोटी सी जगह है, कलकत्ता के नजदीक है। अगर बंगाल के कुछ कार्यकर्ता होंगे तो वहां जाके देख सकते हैं। उस प्लासी में युद्ध की तैयारी हुई। 24 जून 1857 की डेट तय हो गई, सॉरी 1757, 24 जून 1757, 23 जून और 24 जून 2 डेट तय हुई। युद्ध के लिए 350 सैनिक इनके, 18,000 सैनिक उनके। तो रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि युद्ध तो मैं हार जाऊंगा, 20 मिनट में ये सब मारामारी हो जाएगी। 300 सैनिकों को मारना कितनी देर का काम? तो उसने कहा युद्ध तो नहीं कर सकता। तो उसने मीर जाफर को फोड़ा, जो सेनापति था सिराजुद्दौला, और उसको कहा कि देखो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुमको मैं दूंगा और तुम मेरी मदद करो, हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और तुमको फिर राजा बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफर बंगाल का राजा बनने के लालच में फंस गया और पैसे के लालच में फंस गया। पैसे का लालच और कुर्सी का लालच, उसने मीर जाफर को तोड़वा दिया। तो मीर जाफर ने क्या किया? अपने जो 18,000 सैनिक थे उनका आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने करवा दिया। और सिराजुद्दौला से गलती क्या हो गई? सिराजुद्दौला युद्ध में खुद नहीं गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को मालूम था कि युद्ध तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं जाके क्या करूंगा, मेरे सैनिक ही मार डालेंगे अंग्रेजों को। वो इस गलतफहमी में रह गया। तो सिराजुद्दौला था मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो बाद में बनी है, पहले मुर्शिदाबाद थी। तो वो मुर्शिदाबाद में बैठा रह गया, सैनिकों को भेज दिया युद्ध करने के लिए। उसको मालूम नहीं था कि मीर जाफर पहले ही टूट चुका है। मीर जाफर ने आत्मसमर्पण करा दिया। तो प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ। भारत के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया मीर जाफर की गद्दारी। और वहां से इतिहास पूरे देश का बदल गया। इतिहास क्या बदल गया? अंग्रेजों ने घोषित कर दिया हमने युद्ध जीत लिया। फिर अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और 350 अंग्रेजों के सैनिक, 18,000 ये सैनिक, इनको लेकर पूरी फौज बना के रॉबर्ट क्लाइव गया मुर्शिदाबाद। कलकत्ता से, प्लासी से चल के मुर्शिदाबाद। तो कलकत्ता से माने प्लासी से मुर्शिदाबाद के बीच की दूरी बहुत बड़ी है, 15 दिन लगा उसको घोड़े पे चलने में। तो उसने अपनी डायरी में लिखा है रॉबर्ट क्लाइव ने कि मैं घोड़े पर आगे आगे बैठता था, मेरे पीछे मेरे 350 सैनिक बैठते थे, पीछे भारत के गुलाम बनाए हुए 18,000 सैनिक चलते थे, और भारत के लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारे जुलूस को देखते थे और उसमें तालियां बजाते थे। अगर भारत के लोगों ने हमको पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मारा होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया हो। हमारी कमजोरी क्या रही? विदेशी है बहुत अच्छा है, विदेशी है बहुत अच्छा है, आज भी है ना। कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी है। कभी कभी मैं आगरा चला जाता हूं, ताजमहल के आसपास कोई विदेशी आ जाए तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे भगवान का दूत उतर आया हो। होता है कि नहीं? दिल्ली में कोई विदेशी घूमने आ जाए, मुंबई में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे आसपास घेर लेते हैं जैसे वो देवदूत है। ये हमारी गुलामी की मानसिकता 1757 से भी पुरानी है। इसी ने हमको गुलाम बनाया। उस समय क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, गोरा गोरा है, लाल लाल गाल दिखाई देते हैं, उसके पीछे 300 सैनिक, 350 सैनिक, वो भी गोरे गोरे हैं, अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। तो हम तो उनको देखते ही तालियां बजाते रह गए। अगर पत्थर उठा के मारा होता तो मर जाते वो सबके सब वही, और देश कभी गुलाम नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये विदेशी गोरे रंग के प्रति जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम सब हिंदुस्तानियों के खून में घुस गया है गोरा रंग, गोरा होना। मुझे इतना तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है। रविवार का अखबार जब मैं पढ़ता हूं ना तो उसमें एक कॉलम निकलता है, वैवाहिक कॉलम, मैट्रिमोनियल। तो हर एक को उसमें लिखा रहता है गोरी वधू चाहिए, गोरी बहू चाहिए, गोरी पत्नी चाहिए। अब सबको गोरी चाहिए तो काली कहां जाएंगी? मुझे समझ में नहीं आता ये गोरे रंग के प्रति इतना आकर्षण हम में क्यों आ गया। गोरा एक रंग ही है ना, काला भी एक रंग है। अब देखो ये हिंदुस्तान कैसा बावला और पागल हुआ है। हमारे भगवान श्री राम सांवले है कि नहीं? भगवान विष्णु सांवले है कि नहीं? भगवान शंकर सांवले है कि नहीं? सारे भगवान देवी देवता सांवले या काले।
और भक्त सब अपने को गोरा होने के लिए परेशान है, और उस गोरे होने के चक्कर में क्या क्या क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोतते रहते हैं, फेयर एंड लवली और क्या क्या। ये सारा तमाशा गोरेपन के प्रति हमारे दिमाग में जो खतरनाक स्तर तक घुसा हुआ है आकर्षण, इसी ने हमको गुलाम बनाया। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हमारे रंग को आकर्षित महसूस करते थे, अगर उन्होंने ही पत्थर उठा उठा के मारा होता तो मैं तो वहीं मर गया होता, और भारत पे तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं हुआ होता। लेकिन वहां हमारी गलती हो गई, हम आकर्षण में फंस गए और अंग्रेजों के चक्कर में गुलाम हो। बंगाल अंग्रेजों की गुलामी में चला गया, और बंगाल जितना बड़ा राज्य जब अंग्रेजों की गुलामी में आ गया, मैंने कहा, तो फिर धीरे धीरे मद्रास उनकी गुलामी में आ गया, फिर मुंबई गुलामी में आ गया, फिर पूरा भारत गुलामी में आ गया। अब जब गुलामी आ गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लूट मार के। मैंने बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे ही प्लासी का युद्ध जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर कासिम की हत्या करा दी, फिर मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। फिर मीर जाफर जब राजा बना तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी गद्दारी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने खुद मीर जाफर के पेट में छुरा भोंक दिया और मार डाला उसको। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अब मीर जाफर तो मर गया, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में पूरे देश को हमेशा के लिए गुलाम बना गए। कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में वो तो मर गया, लेकिन देश गुलाम हो गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गया, बंगाल का राजा बन गया, तो लूटना शुरू किया और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बताया ना, उसने अकेले कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे, और जब लूट के लंदन ले गया तो लंदन की पार्लियामेंट में उससे बात की गई, जिरह की गई, बहस की गई कि तुम भारत से क्या लाए हो। कहने लगा, सोने चांदी के जहाज भर के लाया हूं। कितने लाए हो? तो 900 जहाज लाया हूं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हैरान हो गया, कहने लगा, इतना? उसने कहा, हाँ इतना। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पूछा, ये कहां से लाए हो? पूरे भारत से। उसने कहा, पूरे भारत से नहीं, भारत के एक शहर कलकत्ता से। पूरे भारत में तो पता नहीं कितना सोना चांदी है। तो फिर उससे पूछा गया, ये कितना है, पैसे कितने हैं, माने कितना है पैसे में ये सारा सामान? तो उसने कहा 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। ये उसने रकम बताई थी, इसको लिख लो आप, 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। लूट का जो धन ले गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुन्ना माणिक मोती, जो भर भर के 900 जहाज ले गया था, उसकी रकम उसने बताई 1000 मिलियन। मिलियन समझते हैं? 10 लाख। 1000 गुणा 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और 1 स्टर्लिंग पाउंड इस समय है लगभग 80 रुपए का, और 1757 के स्टर्लिंग पाउंड की आज तक की कीमत 300 गुनी कम हुई है। तो 1000 लिखो, 1000, फिर उसमें 10 लाख का गुणा करो, फिर उसमें 300 का गुणा करो, फिर 80 का गुणा करो। इतनी रकम लूटकर अकेला एक रॉबर्ट क्लाइव ले गया है। मैं बताता हूं फिर से, 1000 लिखो, फिर 10 लाख का गुणा करो, उसमें 1000 गुणा 10 लाख, फिर गुणा 300 और गुणा 80, तो आज के हिसाब से रकम निकलेगी लाखों करोड़ों रुपए में निकलेगी। निकाल लेना इसको आप, मैंने आंकड़ा बता दिया। आप लोगों को यह समझाना, जब आप गांव गांव जाओ, कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है, क्यों? क्योंकि एक विदेशी कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसका एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो इतना धन लूट कर ले गया इस देश में से, तो विदेशी कंपनियों को रहना खतरनाक होता है देश में। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला एक अधिकारी नहीं था, ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने लूटा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, फिर कर्जन आया, उसने लूटा, फिर लिलिथ गो आया, उसने लूटा, फिर डिकिंस आया, उसने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, फिर कॉर्नवालिस आया, उसने लूटा। ऐसे एक नहीं 84 अधिकारी आए और लूट लूट के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले गए यहां से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया। गरीबी पूरे देश में फैल गई। हम हिंदुस्तान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को भगवान ने गरीब पैदा किया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीब हैं भगवान के कारण, क्योंकि उनके देश में कोई संपत्ति नहीं है प्राकृतिक। प्राकृतिक संपत्ति आप समझते हैं सोना चांदी कोयला हीरे जवाहरात।
जिन देशों में बिल्कुल नहीं है वो भगवान के द्वारा गरीब पैदा किए गए। भारत में तो हजारों किस्म की संपत्ति है, हम गरीब भगवान ने नहीं बनाए। हमारी गरीबी तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की लूट में से आई है, ये ध्यान रखना है हमको। इतना लूटा, और फिर दूसरे तरीके से लूटा कि जो कारीगर कपड़ा बनाते थे उनसे कपड़ा लूट लिया और उनके साथ समझौते किए कपड़ा बनाने वाले कारीगरों से कि वो जितना भी कपड़ा बनाएंगे सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में देना पड़ेगा, और जो कारीगर ये कपड़ा नहीं देता था मुफ्त में उसके अंगूठे काट लिए जाते थे, उसका हाथ काटा जाता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया कि भारत के किसान जो भी अनाज पैदा करते हैं उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ेगा। अगर कोई किसान 100 कुंटल अनाज पैदा करता है तो 90 कुंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और किसानों को लूटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। फिर हमारे जो व्यापारी थे ना, व्यापारियों को लूटना शुरू किया अंग्रेजों ने। कैसे लूटना? व्यापारियों पे टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। कोई भी व्यापारी माल बनाएगा, उत्पादन करेगा, तो उस पर अंग्रेजों ने 350% टैक्स लगा दिया। जैसे 100 रुपए का कपड़ा मैं पैदा करूं, उस पर 350 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। फिर उस कपड़े को बेचूं तो बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, फिर बेचकर मुनाफा कमाऊं तो मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ऐसे 20 किस्म के टैक्स लगा दिए और व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। तो कारीगरों को लूटा, व्यापारियों को लूटा, किसानों को लूटा, और लूटने आर्थिक रूप से और दूसरे काम बहुत किए अंग्रेजों ने। दूसरे काम क्या किए? जहां जहां अंग्रेज जाते थे लूटमार करने के लिए, किसी भी गांव और किसी भी शहर में, वहां अगर उनको हमारे देश की माताएं बहनें जो सुंदर हैं शरीर में दिखाई दे जाएं तो अंग्रेज उनको छोड़ते नहीं थे बिना बलात्कार किए। धन तो लूटा ही हमारा, हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी उन्होंने। और मां बहन बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे कि वो पढ़ते समय मुझे खून खौलता है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अंग्रेजों का बर्ताव कैसा होता था? कोई सुंदर महिला अंग्रेजों को दिखाई दे जाए उसको सरेआम नंगा करते थे। फिर उस महिला के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे, और तब तक दबाते थे जब तक खून ना निकल आए, और इस पर अंग्रेज हंसते थे और वो मां बहन बेटी चीखती और चिल्लाती थी। जब वो बेढल हो जाती थी, गिर पड़ती थी, तब अंग्रेज उसके साथ बलात्कार करते थे, और सामूहिक बलात्कार करते थे, और बाद में उसकी गर्दन काट देते थे और उसको फेंक के चले जाते थे। ये अंग्रेज किया करते। खाली लूटमार नहीं करते थे, माताओं बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया करते। और एक खतरनाक काम अंग्रेज किया करते थे इस देश में कि जिस इलाके में गए लूटमार करने के लिए, वहां के लोगों का धर्म बदलवा दो, मारो पीटो उनको और ईसाई बना दो उनको। जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, भारतीय धर्मों का पालन करते हैं, मार पीट के ईसाई बनाते थे। जो नहीं बनता था उसके नाखून खींच लेते थे। ऐसे अत्याचार किया करते। पैर के नाखून खींचते थे, उंगलियों के नाखून खींचते। और कई बार क्या होता था, कई कई गांवों में इकट्ठे लोग हो जाते थे संघर्ष करने के लिए, तो बर्फ की सिल्लियों पर लोगों को नंगा लिटाकर ऊपर से बैत की मार मारते थे अंग्रेज। ऐसे अत्याचार करते। और कई तरह के अत्याचार वो ऐसे किया करते थे। किसानों से टैक्स लेना वो तो एक अलग बात है, किसानों से जमीनें छीन लेना। कल मैं सुना रहा था ना, डलहौजी नाम का एक अंग्रेज था, उसने एक कानून ही बना दिया जमीन छीनने का, जिस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन। एक एक गांव के 25-25 हजार किसानों से एक एक दिन में जमीनें छीनते थे। तो जमीनें छीनने का अत्याचार, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार का अत्याचार, पैसे की लूटमार का अत्याचार, धर्म परिवर्तन का अत्याचार, ऐसे सब तरह के अत्याचार अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे। तब उनके खिलाफ भारत में विद्रोह हुआ था, और तब भारत के लोगों ने बगावत की थी। पहला विद्रोह तो हुआ 1857 में, आप सभी जानते हैं। नाना साहब पेशवा ने बिठूर जैसे छोटे से स्थान पर संगठन बनाकर भारत को आजाद करने का संकल्प कराया, और 1857 की क्रांति की कहानी आप सब जानते हैं। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी, मेजर ह्यूसन को। ढेर हो गया। उसके बाद कुछ अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 8 दिन बाद मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया। तो मंगल पांडे के जो सहयोगी थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, संकल्प उठा लिया, हाथ में गंगा जली उठाई और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को अत्याचार करके मारा है, हम इन अब अंग्रेजों को मारेंगे। तो पहली बार भारत के लोगों में जोश आया, पहली बार भारत के लोगों में बलवती हुई भावना प्रतिकार करने की, प्रतिशोध का। और आपको मालूम है कि मंगल पांडे के 1100 सहयोगी थे, सबने नौकरी छोड़ दी, 5-5, 6-6 का समूह बना लिया,
एक एक गांव, दो दो गांव, तीन तीन गांव घूमना शुरू किया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैल गए। गांव गांव अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाना शुरू किया। तो लोगों का खून उबलने लगा और संगठन बनने लगा। और वो संगठन एक दिन इतना ताकतवर हुआ कि नाना साहब पेशवा जैसे एक व्यक्ति का शुरू किया हुआ संगठन बहुत जल्दी 7,32,000 क्रांतिवीरों का संगठन बन गया। और थोड़े ही दिन के बाद 4 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो गए। फिर यह तय हुआ कि एक साथ अंग्रेजों को पूरे देश से मार के भगा देना है, एक साथ। तो उसकी तारीख तय हुई 31 मई 1857। पूरे देश में अंग्रेजों के साथ विद्रोह होगा, बगावत होगी, और हर जगह जो अंग्रेज मिलेगा उसको मार डाला जाएगा। ये 4.5 करोड़ भारतवासियों ने संकल्प ले लिया, 4.25 करोड़, सॉरी। और उसमें से गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि 31 मई 1857 की तारीख तय हुई एक साथ पूरे देश में बगावत करने की, लेकिन यहां मेरठ में कुछ क्रांतिकारियों ने 20 दिन पहले ही उस बगावत को शुरू कर दिया, 10 मई 1857। गड़बड़ ये हो गई। माने अति उत्साह जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। जब तय हुआ कि पूरे देश में 31 मई को एक साथ विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेरठ में 10 मई को करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरठ में कुछ जाट समूह के लोग थे जिन्होंने पूरा आओ न देखा ताओ अंग्रेजों पर चढ़ बैठे, और 10 मई शाम को 5 बजे पूरे मेरठ शहर के हर अंग्रेज के घर में उन्होंने आग लगा दी। अंग्रेज घर के साथ जलकर मर गए, और पूरा मेरठ 1.5 दिन में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। जो अंग्रेज घरों में से निकलकर भागे ना, उनको जाट समूह की महिलाओं ने हंसिए से काट डाला, गर्दन काट दी। आप जानते हैं जब अत्याचार बहुत होता है ना, तो आदमी फिर होशो हवास खो देता है। वैसे भारत के लोग अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, मक्खी को भी नहीं मारते, कहते हैं चींटी मारेंगे तो पाप लगेगा। हम कितने अहिंसावादी हैं, अपने घर में सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू के नीचे भी चींटी आके ना मर जाए इसके हिसाब से झाड़ू बनाते हैं। वो आपने देखा भारत की जो झाड़ू होती है आगे से खुली हुई होती है, पीछे से एकदम बंद होती है। वो खुला हुआ इसलिए रखते हैं कि चींटी आए तो बीच में से निकल जाए, मरे नहीं। इतने अहिंसावादी हैं, सवेरे झाड़ू लगाएंगे तो चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। लेकिन जब अपने पे आ गए और होशो हवास खो दिया और गुस्सा और प्रतिशोध की भावना इतनी बढ़ गई, तो मेरठ की महिलाओं ने अंग्रेजों के गर्दन काट दिए हंसिए से। तो ये इस बात को बताता है कि किसी भी समाज की, किसी भी समूह की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी भी। अंग्रेजों ने वही गलती की, हमारी परीक्षा ली, अत्याचार किए, और हद से ज्यादा जब वो अत्याचार ऊपर गुजर गए तो काट दिया। 1.5 दिन में पूरा मेरठ अंग्रेजों से आजाद हो गया। फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली 5 दिन में आजाद हो गई। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डाला हिंदुस्तानियों ने 5 दिन। दिल्ली आप कभी गए हैं? दरियागंज, दरियागंज दिल्ली वाले बैठे होंगे। दरियागंज में एक पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस लाल खून का केंद्र बन गया था उस जमाने। ये दिल्ली के दरियागंज का पोस्ट ऑफिस है ना, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कत्लेआम इसी एक जगह पर हुआ था। कारण क्या था कि जहां आज पोस्ट ऑफिस है वहां चर्च हुआ करता था, तो ज्यादा अंग्रेज वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो दिल्ली वासियों ने एक दिन, रविवार का दिन, जहां प्रार्थना करने के लिए आएंगे वो तय कर लिया, और इकट्ठे हो गए सबके सब। चर्च में जैसे ही घुसे तो ये चर्च में घुसे और मारकाट ऐसी मचाई, कोई जिंदा नहीं बचा। दिल्ली के इतिहास को जब मैं पढ़ता हूं, छोटी छोटी गलियां हैं ना दरियागंज में, लाल खून से नालियां भर गई थी। 5 दिन इतना कत्लेआम हुआ था दिल्ली। फिर दिल्ली के बाद बरेली में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, यहाँ रुड़की में हुआ। जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां थी सब जगह उनका पूरे हिंदुस्तान में नरसंहार शुरू हुआ। 3 महीने में अंग्रेज खत्म हो गए। 3,65,000 अंग्रेज 3 महीने में मारे गए इस देश। 1857 की क्रांति में इतना जबरदस्त तूफान, अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतर गया, यूनियन जैक हटा दिया गया, भारत का झंडा हर जगह लहराने लगा। भारत के स्थानीय राजाओं ने सत्ता संभालना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 से शुरू हुई क्रांति। 1 सितंबर 1857 को जब गणना की गई पूरे देश में, तो 3-4 ही अंग्रेज जिंदा बचे थे, सब मारे गए। 3,65,000। जो बचे वो भाग गए लंदन। और जो भागे ना, वो कैसे भागे? उन्होंने अपने शरीर को कोयला लगा लगा के काला किया, उसमें बच गए वो। हाँ,
काला अगर नहीं किया होता शरीर तो वो भी मारे जाते, क्योंकि हिंदुस्तानी उस समय इतने खून के प्यासे थे, जो गोरी चमड़ी वाला मिले उसी की गर्दन काट। वो एक ऐसा दौर इस देश में पैदा हुआ था कि जहां गोरी चमड़ी वाला मिले बस उसी को नाप। तो अंग्रेजों ने शरीर पे कोयला मला, कालिख मली, एकदम काले होके छुप छुप के दिल्ली से और कहां कहां से निकल गए, लंदन पहुंच गए। वहां कहानी सुनाई उन्होंने कि भारत में तो ऐसा हो गया है। तो लंदन परेशान हो गया, अंग्रेजों की सरकार परेशान हो गई कि भारतवासियों में इतना गुस्सा कैसे पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसके ये कारण रहे, तो अब भारत पर फिर कब्जा करना चाहिए, फिर जाना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति तो अभी हम लूट नहीं पाए, अभी तो 100 साल ही लूटा है और 100 साल लूटना है। तो अंग्रेजों ने योजना बनाई और उस योजना में यह तय किया गया कि भारत में एक जमाने में मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो ढूंढो कौन कौन मीर जाफर अभी भारत में बचा हुआ है। तो अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं के बीच में एक सर्वेक्षण करवाया और यह पता लगाया कि कौन कौन राजा अंग्रेजों की मदद कर सकता है। तो भारत में कई राजा ऐसे निकले गद्दार, जिनका नाम लेके टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं आपको। 20 खानदान ऐसे निकले जिन्होंने बहुत गद्दारी की है, कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ कर्नाटक के। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी और राजाओं ने चिट्ठियों में लिखा कि आप वापस आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सैनिक देंगे, आपको पैसा देंगे, सारी मदद करेंगे, और जहां क्रांतिकारियों का गढ़ है वो हम आपको बताएंगे और आप क्रांतिकारियों को मारो और फिर से भारत पे कब्जा करो। तो 1 नवंबर 1857 से फिर अंग्रेज वापस आने लगे और एक एक करके उन्होंने क्रांतिकारियों के जो अड्डे थे उनको नाश करना शुरू किया। कल मैंने बिठूर की कहानी आपको सुनाई थी, बिठूर का नाश किया, फिर कानपुर का, फिर लखनऊ का, फिर इलाहाबाद का। और गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके सैनिक और पैसा देके क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। उनमें कई क्रांतिकारी हमारे मारे गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, आप सभी जानते हैं। नाना फडणवीस मारे गए, आप सभी जानते हैं। नाना साहब पेशवा तो काफी दिन बचे रहे, लेकिन अंत में उनको भी मार डाला। तात्या टोपे भी बचे रहे, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने उनको भी ढूंढकर मार डाला। तो एक एक करके सारे क्रांतिकारी खत्म हो गए, अंग्रेजों का फिर कब्जा हो गया और ये देश फिर से गुलाम हो गया। उस गुलामी के बाद फिर क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे इकट्ठे होते होते 1905 आ गया। और 1905 में जब क्रांतिकारी इकट्ठे हुए तो लड़ाई का तरीका बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजों से सीधे सीधे हुई, आर पार की। अंग्रेजों ने बंदूक चलाई तो हमने भी बंदूक चलाई, अंग्रेजों ने तलवार चलाई, हमने भी उनके सिर काटे। 1857 में लड़ाई ऐसे हुई। 1905 में लड़ाई का तरीका बदल गया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अंग्रेजों को तलवारों से हरा नहीं सकते, बंदूकों से मार नहीं सकते, क्योंकि हम मारेंगे और आएंगे और मारेंगे और आएंगे और ये अंतहीन सिलसिला है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि इन अंग्रेजों की जड़ खोदो, इनकी जड़ में मट्ठा डालो। कहते हैं ना, एक पेड़ काटो तो ऊपर के पत्ते तोड़ दो, टहनी काट दो, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा, लेकिन जड़ में ही मट्ठा डाल दो तो पेड़ पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो अंग्रेजों की जड़ कहां थी? अंग्रेजों की जड़ थी उनका व्यापार। व्यापार क्या था? इंग्लैंड से माल लाते थे, भारत में बेचते थे, वो मुनाफा उनको मिलता था, ये उनका सबसे बड़ा आधार था। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अगर इनका ये आधार हम तोड़ देंगे तो अंग्रेज हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसलिए इस देश के लोगों ने गली गली, गांव गांव, घर घर विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का स्वीकार, ये मंत्र गुंजायमान किया। और ये आंदोलन इतना जबरदस्त निकला, मैंने बताया ना आपको, 1905 में शुरू हुआ, 1911 तक आते आते हिंदुस्तान में अंग्रेजी माल बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का कपड़ा बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों की चीनी बिकना बंद हो गई, अंग्रेजों का ब्लेड बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का नील बिकना बंद हो गया, उनका सारा माल बिकना बंद हो गया। तो वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद फिर भारत के नेताओं से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। एक बार भारत के नेताओं को झांसा दिया, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन आप बहिष्कार मत करवाइए। तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने कहा आप पर भरोसा नहीं, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि दुनिया में किसी भी जाति पर भरोसा किया जा सकता है, अंग्रेज जाति पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो इन क्रांतिकारियों ने आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे चलाया, अंग्रेजों में कमजोरी आती गई, मुनाफा मिलना बंद हो गया और जहां जहां अंग्रेज टैक्स लगाते थे लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। अंग्रेज टैक्स लगाते थे ना, लोग कहते थे टैक्स भरेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। तो अंग्रेज क्या करते थे? जेलों में डाल देते थे। तो लोग कहते थे चलो हम जेल में रहेंगे।
तो शुरू में तो क्या हुआ कि कुछ लोग जेल में गए, बाद में जेल भर गई, रहने को जगह नहीं मिली, तो अंग्रेज भी परेशान हो गए कि अब कहां लाएं इनको। दिल्ली की जेल थी सेंट्रल जेल, उसमें ज्यादा से ज्यादा उस जमाने में 10 से 11 हजार कैदी रह सकते थे, और दिल्ली में 60,000 से व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेजों को, देंगे ही नहीं, तुमको जेल में डालना डाल दो। उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों का डर निकल गया था जेल जाने से। भारत के लोग डरना बंद कर दिए, जेल जाएंगे चले जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे अंग्रेज, जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे। किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, जो लगान लगता था ना 90%, वो बंद कर दिया। व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया, और व्यापारियों ने अंग्रेजों का माल बेचना बंद कर दिया, ग्राहकों ने खरीदना बंद कर दिया। तो सब तरफ से मार पड़ी कि नहीं अंग्रेजों पर। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो अंग्रेजों को और मार पड़ी। उस विश्व युद्ध में उनका बहुत खर्चा हुआ, इधर से आमदनी कम हो गई, उधर युद्ध का खर्चा बढ़ गया, तो इंग्लैंड कर्जदार देश हो गया। तो फिर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती गई। फिर हिंदुस्तान में क्या हुआ, लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको बीमारी हो गई। उस जमाने में लोकमान्य तिलक गांव गांव जाके भाषण दिया करते थे, तो भाषण देने के लिए माइक नहीं होता था, अकेला गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता था। आपको मालूम है बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, पूरा गला खराब हो गया था लोकमान्य तिलक का, फेफड़े गल गए थे, टीबी हो गई उनको, और 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया, भारत से भगा दिया, उनके ऊपर मुकदमेबाजी इतनी की कि उनको देश से निकल के जाना पड़ा। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल का जो लीडरशिप था ये टूट गया। उसी समय गांधी जी आ गए, और ये जो इनके कार्यकर्ता थे 1,24,00,000, गांधी जी ने इन्हीं कार्यकर्ताओं को अपने साथ लिया और उससे भी बड़ा स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ के क्या किया कि हम विदेशी कपड़े की तो होली जलाएंगे, खुद अपने हाथ से चरखा काट कर सूती खादी कपड़ा बनाएंगे और वही पहनेंगे। लाल बाल पाल के जमाने में स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी कपड़े की होली जलाना। गांधी जी के आने के बाद उद्देश्य हुआ विदेशी कपड़े की तो होली जलाना, अपना स्वदेशी कपड़ा खुद बनाना और खुद पहनना। तो गांव गांव गांधी जी ने चरखा चलवाया और लाखों कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए चरखा चलाने। खादी बनना शुरू हुई, तो लोगों ने अंग्रेजी कपड़ा छोड़कर खादी खरीदना शुरू किया और अंग्रेजों को फिर पैसा मिलना बंद हुआ। पहले अंग्रेज क्या करते थे, सारा कच्चा माल यहां से कॉटन ले जाते थे लंदन, और फिर कपड़ा बनता था, फिर यहां आके बिकता था। जब खादी यहीं बनने लगी तो कॉटन लंदन जाना बंद हो गया, तो लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई। गांधी जी के आने के बाद ऐसा जबरदस्त पूरे देश में आंदोलन चला कि इंग्लैंड की कपड़ा मिलें बंद हो गई, क्योंकि उनको कॉटन मिलना बंद हो गया, क्योंकि उस कॉटन से यही खादी बनने लगी। फिर गांधी जी के प्रभाव में कुछ लोग आए। एक बड़े नेता थे इस देश में, सॉरी नेता नहीं, उद्योगपति, जमशेदजी टाटा, उनकी गांधी जी से मुलाकात हो गई। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि आपके पास पैसा है, पूंजी है। एक जमाने में भारत लोहा बनाता था, सारी दुनिया को बेचता था, 3,000 साल हम एक्सपोर्ट करते थे, आप फिर लोहा बनाना शुरू करिए, क्योंकि उस समय लोहे का कच्चा माल लंदन जाता था, लोहा बन के आता था। तो गांधी जी ने कहा लोहा नहीं, यहीं बनना चाहिए। तो जमशेदजी टाटा ने 1911 में कारखाना खड़ा कर दिया फिर से इस देश में लोहा बनाने का। आपको मालूम है जमशेदपुर झारखंड में, ये उसी 1911 में खड़ा किया है। स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर खड़ा हुआ ये पूरा जमशेदपुर। बंगाल के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जो वैज्ञानिक थे और उद्योगपति थे, उनका नाम था वीसी राय, विधान चंद्र राय। वो गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स। उस जमाने में केमिकल की सारी चीजें इंग्लैंड से आती थी। उन्होंने कहा इंग्लैंड से क्यों खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे। तो बंगाल केमिकल्स नाम की बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई, टाटा स्टील नाम की बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई। ऐसे धीरे धीरे सैकड़ों भारत की स्वदेशी कंपनियां खड़ी होती गई। अंग्रेजों का माल बिकना धीरे धीरे बंद होता गया। बाद में कहानी आई 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें अंग्रेजों की और ज्यादा कमर टूटी। फिर 1942 में भारत छोड़ो हो गया, उसमें तो अंग्रेज पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से मार कर रहा था हिटलर। तो हिटलर ने इतना पीटा अंग्रेजों को कि इनके सारे पैर उखड़ गए। फिर 1942 में अंग्रेजों ने तय कर लिया कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, अब यहाँ हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनका माल नहीं बिकेगा तो यहाँ रह के करेंगे क्या। तो ये स्वदेशी आंदोलन की ताकत ने 1942 में अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और 1947 में अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़कर भाग गए।
ये कहानी स्वदेशी आंदोलन की। तो इस कहानी को इतने विस्तार से मैंने क्यों सुनाया, ताकि आप इस कहानी को दूसरों को सुना सकें। हम जब लोगों से कहेंगे ना स्वदेशी की बात करेंगे, स्वदेशी का आग्रह करेंगे, तो लोग पूछेंगे भाई क्यों? तो उनसे कहो कि ये स्वदेशी आंदोलन हमारी आज़ादी का आधार है, हमारी स्वतंत्रता का आधार है, हमारे क्रांतिकारियों का बीज मंत्र है। इसी स्वदेशी की ताकत पर हमने देश की आज़ादी पाई है, इसलिए स्वदेशी का आग्रह हमारे जीवन में होगा।